नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इस समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं और ये वीडियो इस सीरीज का 5th वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जैसे कि पहले से हमारे जो पार्ट 4 और पार्ट 3 है उनमें भी मैं इसी टॉपिक पे बात कर रहा था। जो हमारे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले जांच के बिंदुओं के लिए चेकलिस्ट है, उन चेकलिस्ट के अवशेष बिंदुओं पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, पॉइंट वाइज मैं अवशेष बिंदुओं पर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था का सत्यापन। दोस्तों, आपने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राधिकरण में दिया है, तो वहाँ के जांचकर्ता अधिकारी स्थल पर आपके समस्त प्रपत्रों और कंप्लीशन के बनाए हुए जो आपने नक्शे जमा कराए हैं, उन नक्शों के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो व्यवस्था स्थल पर है और मानचित्र में आपने जहाँ जहाँ अंकित की है उससे वो मैच करेंगे, तो इस बिंदु का सत्यापन हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। आपका इंस्टॉलेशन मानचित्र में दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार होना आवश्यक है। अगले बिंदु पर बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सत्यापन। दोस्तों, इसमें भी जो आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के प्लान्स हैं उन पर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम दिखाते हैं, कहाँ कहाँ आपने लाइन्स डाली हैं, कहाँ कहाँ आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बनाए हैं। तो इस बात का सत्यापन भी आपके नक्शे में दिए गए चिन्हांकन से स्थल पर मिलान करने से हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है पर्टिकुलर पिट की, वो डिजाइंड कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए। जो कैचमेंट एरिया है उसके अनुसार पिट के कैचमेंट का डिजाइन होता है। नालियों की कैपेसिटी के हिसाब से वाटर जितना उनको प्राप्त हो रहा है उसके लिए रिक्वायर्ड डिजाइन होनी चाहिए पिट्स की, और जो नालियां हैं उनका सेक्शन का डिजाइन भी रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए। इस बात का सत्यापन किया जाता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का सत्यापन। दोस्तों, बिल्डिंग बायलॉज में किन किन बिल्डिंग्स में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाने की आवश्यकता है ये उल्लेख किया गया है। तो अगर आपने बिल्डिंग का निर्माण पूरा कर लिया है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए जांच अधिकारी आए हुए हैं स्थल पर, तो बिल्डिंग बायलॉज में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन होना आवश्यक है। इस बात की भी जाँच की जाती है। आगे बढ़ते हैं स्वीकृत मानचित्र के अनुसार फायर फाइटिंग सुविधाओं का सत्यापन। दोस्तों, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है। जब आप मानचित्र स्वीकृत कराते हैं तो फायर विभाग की एनओसी आपको लेनी पड़ती है, और फायर विभाग की एनओसी जब मानचित्र स्वीकृत होता है तो वो एक तरह से प्रोविजनल होती है, क्योंकि उस समय बिल्डिंग का निर्माण हुआ नहीं होता है। केवल आप प्रस्ताव में दिखाते हैं कि भाई ये हमारा प्रोविजन है और हम जब बिल्डिंग को तैयार करेंगे, बनाएंगे, तो इसी प्रोविजन के अनुसार स्थल पर इंस्टॉलेशन करेंगे फायर फाइटिंग सिस्टम का। तो जब आप कंप्लीशन के लिए जाते हैं तो फाइनल फायर डिपार्टमेंट की एनओसी आपको लेनी पड़ती है, और वो सर्टिफिकेट फाइनल सर्टिफिकेट होता है। तो स्थल पर आपको फाइनल जो फायर डिपार्टमेंट का एनओसी है उसके अनुसार सारी फायर फाइटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कराना जरूरी है। इस बात का सत्यापन फाइनल एनओसी के साइट पर लगे हुए उपकरणों की जाँच के साथ ही पूरा होता है। अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर रोपित वृक्षों का सत्यापन। दोस्तों, बिल्डिंग बायोलॉजी में वृक्षारोपण के संबंध में डिटेल में दिया हुआ है कि प्रति हेक्टेयर लैंड पर कितने वृक्षों का लगाना आवश्यक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वीकृत मानचित्र की जो प्रति आपको डिलीवर की जाती है, जारी की जाती है मानचित्र स्वीकृत होने के बाद, उस पर भी एक स्टाम्प के ऊपर वृक्षों की संख्या का अंकन या हाथ से लिख के वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ है वो कर देते हैं, अधिकारी उसको सत्यापित कर देते हैं। तो उसके अनुरूप या बिल्डिंग बायोलॉजी में किए गए प्रावधानों के अनुरूप आपको स्थल पर वृक्षारोपण का प्रावधान भी करना होता है, और वो वृक्ष कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व स्थल पर लगे हुए होने चाहिए, उसी अनुपात में, उसी संख्या में, जैसा कि बिल्डिंग बायोलॉजी में या आपके स्वीकृत मानचित्र में प्रावधान किया गया है। इस बात का सत्यापन किया जाता है। अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लिफ्ट का सत्यापन। दोस्तों, लिफ्ट की डिजाइन भी वहाँ की कैपेसिटी के अनुसार की जाती है। लिफ्ट बैल उसी अनुसार बनाया जाता है, जिसमें कि छोटी लिफ्ट यात्रियों के लिए जो पैसेंजर्स हैं और बड़ी लिफ्ट वहाँ के उपकरणों और सामान को कैरी करने के लिए लगाई जाती है, इसका भी डिजाइन होता है। तो लिफ्ट का सत्यापन भी इसी क्रम में किया जाता है कि जो डिजाइन कैपेसिटी की लिफ्ट है वही आपने स्थल पर लगाई है या नहीं है,
या डिजाइंड जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनके अनुसार आपने कंपनी से लिफ्ट खरीदी है या नहीं लगाई है, इस बात का सत्यापन भी आपको स्थल पर कराना होगा जांचकर्ता अधिकारी। अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप बेसमेंट एवं सीढ़ियों की उपयोगिता का सत्यापन। दोस्तों ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप बेसमेंट का एवं सीढ़ियों का आपने निर्माण किया है और उसी उपयोग में उपयोग भी कर रहे हैं या नहीं, जैसा कि मानचित्र में स्वीकृत किया गया है, ये भी आपको सत्यापन कराना पड़ेगा। प्रायः देखने में आता है कि बेसमेंट में लोग अपने मेंटेनेंस का कार्यालय बना लेते हैं, अगर बहुमंजिले भवन है, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, या जो फायर फाइटिंग की सीढ़ी है उनको मेन सीढ़ी के रूप में उपयोग करने लगते हैं, या उनको ब्लॉक कर देते हैं। फायर की इमरजेंसी की दशा में उससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ वहाँ पर कोई स्टोरेज टाइप कर देते हैं, या बेसमेंट के किसी कोने में जहाँ की गाड़ियों के निकलने का स्थान है वहाँ छोटा सा स्टोरेज बना देते हैं। तो इस तरह अगर आपने निर्माण भले ही स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप कर लिया है, लेकिन बेसमेंट का या सीढ़ियों का उपयोग मानचित्र में दर्शाए गए उपयोग के अनुसार नहीं किया गया है, तो भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उपयोग आपका स्वीकृत मानचित्र के अनुसार या कंपाउंड किए गए मानचित्र के अनुसार ही बेसमेंट का और सीढ़ियों का होना चाहिए स्तर पर। इस बात की भी मिलान किया जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते समय। अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप फायर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इससे पहले वाले एक बिंदु में भी फायर के बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पर भी है। जब हमारा निर्माण कंप्लीट हो जाता है या बिल्डिंग कंपाउंड हुई है तो कंपाउंड हो जाती है, तो उसके बाद भी फाइनल स्टेज का हमें फायर का एनओसी लेना पड़ता है। तो फायर के एनओसी में जो जो उपकरण जहाँ जहाँ लगाए जाने प्रस्तावित हैं, दिखाए गए हैं, चेक कराए गए हैं, वो सारे उसी स्थान पर लगे हैं नहीं लगे हैं, उतनी ही कैपेसिटी के लगे हैं नहीं लगे हैं, या वो फंक्शनल हैं या नहीं है, क्रियाशील हैं या नहीं है, इन सब की जांच की जाती है। अंतिम फायर की एनओसी के प्रमाण पत्र में दर्शाए गए बिंदुओं पर स्थल से मिलान किया जाता है। इस बात की भी जांच आपको करानी है। अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप लिफ्ट के संबंध में विद्युत सुरक्षा का अनापत्ति प्रमाण पत्र। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। जब लिफ्ट का इंस्टॉलेशन किया जाता है बहुमंजिले भवनों में या व्यावसायिक जो भी भवन है जहाँ लिफ्ट की आवश्यकता है, तो उस समय विद्युत सुरक्षा विभाग के जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है या उनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सुरक्षा से संबंधित विभाग है, वो उस लिफ्ट की इलेक्ट्रिकल लोड की कैपेसिटी जांच करता है और उसी के अनुसार एनओसी देता है। तो विद्युत सुरक्षा विभाग के जो विद्युत संबंधी जो लिफ्ट के लिए प्रयोग होती है, उसके अनुसार एनओसी वहाँ से निर्गत किया हुआ होना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इस बात का भी सत्यापन किया जाता है। दोस्तों अगला बिंदु है स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एनओसी में अंकित सत्यों का सत्यापन। दोस्तों ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। इसको एक सेंटेंस में या यहाँ बैठ के इस तरह बताया जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट का जब क्लियरेंस मिलता है या उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जब एनओसी आपको निर्माण करने से पूर्व लेनी पड़ती है, तो वो एनओसी भी प्रोविजनल होती है दोनों। उन प्रोविजनल एनओसी के अनुसार आपको उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों का पालन भी करना पड़ता है। एनओसी में कई शर्तें लिखी रहती हैं, उन शर्तों का अक्षरशः स्तर पर पालन करने के उपरांत ही वो एनओसी फाइनल एनओसी के रूप में अंत में आपके काम आएगी और फिर निर्माण पूरा होने के समय आपको उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड से तथा एनवायरमेंट क्लियरेंसेस के डिपार्टमेंट से एनओसी प्राप्त करनी पड़ेगी। और उस एनओसी में जो भी शर्तें अंकित हैं उन सबका अक्षरशः पूर्णता स्तर पर पालन होना आवश्यक है। उसके उपरांत ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट से संबंधित आगामी कार्रवाई जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आगे बढ़ाई जाए। इसके बाद अगला बिंदु है ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी भवनों का निर्माण। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अंतर्गत जो भी हमारे बड़े ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या लेआउट्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल हाउसेज बनाए गए हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में 10% ईडब्ल्यूएस तथा 10% एलआईजी भवनों का निर्माण किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए अलग से शासनादेश निर्गत है। तो जांचकर्ता अधिकारी स्थल पर जांच के समय ये भी जांच करेंगे कि स्वीकृत मानचित्र में या कंपाउंड किए गए मानचित्र में अगर कुछ यूनिट की संख्या बढ़ गई है, तो उस संख्या के सापेक्ष 10% ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण तथा 10% एलआईजी भवनों का निर्माण वास्तव में स्थल पर पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है, और अगर ये निर्माण पूरा नहीं होगा तब भी आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। ये सत्यापन भी स्तर पर किया जाना आवश्यक। नेक्स्ट बिंदु है प्राधिकरण की देयताएं जमा की गई हैं अथवा नहीं। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है।
ये आपको समझना आवश्यक है। और मैं तो कहूँगा कि ये बिंदु जो हमारे आवंटी हैं, जो हमारे फ्लैट के क्रेता हैं या जो प्लॉट्स खरीदते हैं या इंडिविजुअल हाउसेज खरीदते हैं लेआउट्स के अंदर, उनको भी ये ध्यान रखने की बात है कि जो प्राधिकरण के ड्यूज हैं, मानचित्र स्वीकृत करते समय प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के शुल्क आरोपित करता है। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत उपाध्यक्ष संबंधित विकास प्राधिकरण को विभिन्न शुल्क अधिगृहित किए जाने का अधिकार प्राप्त है। उसी नियमावली के अंतर्गत जो भी चार्जेज लगाए जाते हैं मानचित्र स्वीकृत करते समय, उन सभी चार्जेज को प्राधिकरण में पूरे रूप से जमा कर दिया गया है या नहीं किया गया है मानचित्र स्वीकृत कराने वाले विकासकर्ता द्वारा, इस बात का सत्यापन भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से पूर्व किया जाता है। होता क्या है कि जब मानचित्र स्वीकृत किया जाता है तो डेवलपमेंट चार्ज है, सब डिवीजन चार्ज है या अन्य जो भी चार्जेज हैं, उनकी धनराशि काफी अधिक होती है। तो जो विकास करता है वो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से ये निवेदन करते हैं कि मुझे इस धनराशि को किस्तों में जमा करने की अनुमति दे दी जाए, जिसके लिए जो भी निर्धारित ब्याज का धनराशि होगी मैं जमा करूंगा। तो कुछ केसेस में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को उस विकासकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए किस्तें बनानी पड़ती हैं, लेकिन इन सभी किस्तों का ब्याज सहित भुगतान कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पूर्व कर दिया गया है प्राधिकरण में अथवा नहीं, इस बात की जाँच किया जाना आवश्यक है। इस बात की जाँच होने के उपरांत ही आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के निर्गत करने के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी आगामी निर्णय ले सकेंगे। दोस्तों, अगला बिंदु है, यदि योजना के मध्य सरकारी भूमि आती है तो भूमि का पुनर्ग्रहण हुआ है अथवा नहीं। दोस्तों, ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने अपने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, जिस वीडियो में ये बताया है कि किस किस एनओसीज की रिक्वायरमेंट है आपको मानचित्र स्वीकृत कराने से पूर्व। दोस्तों, उसमें एक एनओसी का बिंदु ये भी बताया है कि अगर आपके पूरे स्थल के क्षेत्रफल के अंतर्गत कोई सरकारी भूमि आ रही है, कोई चक्रोड है, कोई नाला है या कोई ग्राम समाज की नगर निगम की भूमि आ रही है या मास्टर प्लान की ग्रीन बेल्ट से संबंधित या रोड वाइंडिंग से संबंधित कोई भूमि आ रही है, तो मानचित्र स्वीकृत कराते समय अगर उस भूमि का प्रोविजनल समायोजन कर लिया गया है, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की स्टेज आने तक भी उसका अगर अंतिम रूप से समायोजन नहीं हुआ है संबंधित तहसील से या अगर राजस्व अनुभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व परिषद से कराने की आवश्यकता है, तो उस स्टेज तक और शासन से अगर अनुमोदित होकर वो फाइनल समायोजन उस सरकारी भूमि का नहीं हुआ है तो भी आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको जांचकर्ता अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे और ये सुनिश्चित हो जाने के बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा कि आपके स्थल के मध्य में अगर कोई सरकारी भूमि आ रही है तो वो पूर्ण रूप से अंतिम सर्टिफिकेट जारी होने की स्टेज तक वो समायोजित हो गई है या नहीं हो गई है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने वाले मानचित्र पर वो स्थल अलग कलर से क्षेत्रफल का विवरण अंकित करते हुए अंकित कर दिया गया है एरिया चार्ट में अथवा नहीं। दोस्तों, अगला बिंदु है भूकंप रोधी निर्माण का सर्टिफिकेट। दोस्तों, जैसा कि शासनादेश भी है कि जिन भवनों में भूकंप रोधी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है उन बिल्डिंग्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भूकंप रोधी निर्माण का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाएगा। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत जो संबंधित प्रोफेशनल्स हैं वो भूकंप रोधी सर्टिफिकेट जारी करते हैं और वो सर्टिफिकेट पूरी तरह ड्यूली साइंड और प्रोफेशनल्स का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अंकित होना चाहिए। वो प्रमाण पत्र भी अगर प्राप्त हुआ है तभी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, अब इस चेकलिस्ट का अंतिम बिंदु है जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, एसटीपी फंक्शनल है अथवा नहीं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसा कि बीच में भी एक बिंदु आया था पार्ट 4 में, आपने देखा होगा कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने से पूर्व, बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत पूरी तरह फंक्शनल होना आवश्यक है। अगर वो क्रियाशील नहीं है, फंक्शनल नहीं है हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो भी जांचकर्ता अधिकारी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में दिक्कत करेंगे और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, पिछले 3 वीडियोज में पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 5 है ये। इन 3 वीडियो में हमने पूरी चेकलिस्ट डिस्क्राइब की है, चेकलिस्ट के हर एक बिंदु पर प्रकाश डाला है और इस चेकलिस्ट में जो डिस्कशन आपको बताया गया है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस पूरी चेकलिस्ट के अनुसार जब जांचकर्ता अधिकारी आपके स्थल का, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट हो या किसी उपयोग का प्रोजेक्ट हो
या फिर आपका लैंड डेवलपमेंट का लेआउट प्लान हो, अगर सत्यापन पूर्णतः अक्षरशः सारे शर्तों का पालन करते हुए हो जाएगा, तभी जांचकर्ता अधिकारी आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के संबंध में आगामी आख्या प्रस्तुत करेंगे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका उसके उपरांत ही मिल पाएगा। दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं अन्य बिंदुओं पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करूंगा।